हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है। बहुत लोग सोचते हैं कि मतलब आफ्टर मैरिज यानी कि शादी के बाद जब सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्टिविटी होती है तो क्या हमारा आने वाला जो ऑफस्प्रिंग है, आने वाली जो पीढ़ी है, क्या उसमें जो बेबी जन्म लेगा क्या वो लड़की होगी कि लड़का होगा। अक्सर सबका कंफ्यूजन रहता है दोस्त, सही से बताइएगा। अगर कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट में जरूर करिएगा कि सर हाँ कंफ्यूजन रहता है। उसी कंफ्यूजन को मैं दूर करने आया हूं स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त। उसी चीज को मैं दूर करने आया हूं कि जो आपके अंदर कंफ्यूजन होता है ना, वो कंफ्यूजन सबके अंदर रहता है। क्योंकि ये जो चीजें है ना, लोग कहते हैं कि मेरी लड़की हो जाए, मेरा लड़का हो जाए। दोस्त, ये कंफ्यूजन वाली बात ही होती है क्योंकि अपन हाथ में नहीं होता है। ये सभी चीजें नेचुरली हैं। इसमें जो भी खेल होता है ना दोस्त, ये सभी खेल गुणसूत्र का यानी कि क्रोमोसोम्स का होता है। तो आज उसी चीज को हम लोग समझेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और लाइक करना वीडियो को मत भूलिएगा कि ज्यादा से ज्यादा इस चीज को नॉलेज हो सके लोगों को कि ये अपने हाथ में नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले इसी को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले आपको बता दें दोस्त कि ये क्लास 10th और क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी माना जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसे लिंग निर्धारण। यानी कि आने वाली पीढ़ी क्या जन्म लेगी, इसी को निर्धारित करना है हमें। तो हम लोग सब समझेंगे। एक कंफ्यूजन की बात होती है दोस्त, ये अपन हाथ में नहीं होता, ठीक है। ये सभी चीजें नेचुरली होती हैं, पूरा क्रोमोसोम्स का खेल होता है। अभी हम लोग सब समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण पर, किसका जन्म होगा, लड़का या लड़की। यानी कि सेक्स की एक्टिविटी के बाद, सेक्स की क्रिया के बाद आने वाला पीढ़ी में क्या जन्म लेगा, लड़की की लड़का, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा स्टूडेंट, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास हमारा जो टॉपिक आता है, हमारा टॉपिक आता है क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या आता है, सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या आता है, सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या आता है, सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी कि कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण, ठीक है। तो लिंग निर्धारण आप भी जानते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन सबसे पहले हम समझेंगे होता क्या है, ठीक है। तो आपको भी पता है आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज, देखिए दोस्त, आज के समय में ये जरूरी नहीं हो रहा है कि आफ्टर मैरिज के बाद ही, बहुत लड़के ऐसे भी हैं जिनके अंदर निगेटिविटी आ चुकी है शादी से पहले ही, बट दोस्त कर रहे हैं तो उन्हें ये सब नहीं पता है। एक छोटी सी मिस्टेक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देता है। लड़का तो भाई, हर एक लड़के से, अपने भाई से कहना चाहूंगा दोस्त, लड़के का आज नहीं तो कल शादी हो जाती है, लेकिन अगर कोई गलतियां, कोई उंगलियां अगर लड़की पे उठ जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है दोस्त। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे अंदर निगेटिविटी सिर्फ इसी से है दोस्त, क्योंकि जो सेक्स का एजुकेशन है ना, वो लोगों तक दिया नहीं गया है, अच्छे से पहुंची नहीं है सेक्स का एजुकेशन। यहां तक निगेटिविटी लोगों के अंदर इतनी है कि अगर टीचर पढ़ा भी रहा है उस चीज को तो लोग टीचर पे भी उंगली उठा देते हैं, सिर्फ निगेटिविटी के कारण कि टीचर यही सब पढ़ाता है। नहीं मेरे दोस्त, कभी एनसीईआरटी की बुकें उठाकर देखना ना, क्लास 8 से ही इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है कि बंदा जब लड़का कोई बड़ा होता है ना, तो वहां तक आते आते उसके अंदर की जो निगेटिविटी है ना, वो दूर हो सके, ठीक है। तो इस चीज को समझते हुए हर एक पेरेंट से, हर एक गार्जियन से बस यही कहना चाहूंगा, अगर टीचर हो तुम्हें नॉलेज दे रहा है ना, तो टीचर कभी गलत नहीं है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चे को समझाएं कि वो इस सब चीज का नॉलेज ले और निगेटिविटी से थोड़ा दूर रहे, और गार्जियंस भी इस चीज को समझें, इन सब चीजों से, निगेटिविटी से थोड़ी दूरी बना के रखें, ठीक है। तो आफ्टर मैरिज ये सभी चीजें अपनी लाइफ में होती हैं दोस्त, बायोलॉजी यही है। ये मैं साइंस का मेंटर, साइंस फैकल्टी, यही समझाने आया हूं कि आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्स के बाद हमें समझना है, और समझने के सबसे पहले अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है दोस्त, ठीक है। तो आफ्टर मैरिज दो ही कंडीशन होता है, ध्यान देना। मैरिज के बाद
इंसान दो ही चीज सोचता है, दो ही चीज। अब शादी हुई तो शादी के बाद सही है भाई कि सबसे पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, यानी कि सेक्स की क्रिया होगी। ठीक है, शादी हुई तो यानी कि सबसे पहले क्या होगी, सेक्स की क्रिया होगी। अब सेक्स की क्रिया के बाद हर एक पेरेंट्स क्या करता है, हर एक पेरेंट्स यानी कि हर एक माता पिता, जब माँ और पिता जब एक साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्टिविटी करते हैं, हमेशा उनके माइंड में रहता है कि आने वाली पीढ़ी में क्या जन्म होगा। माँ कहती है बेटी हो जाए, बाप कहता है बेटा हो जाए। बेटी आएगी तो खाना बनाएगी, सेवा करेगी मम्मी पापा का, और बेटा आएगा तो पुष्ट को संभालेगा। ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है दोस्त, ये सब पागलपंती है तेरा। अरे जिसको भी तुमने जन्म दिया ना, उसे अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ। इसमें बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। और इस चीज की निगेटिविटी को प्लीज बार बार कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस निगेटिविटी को दूर कीजिए। बेटी और बेटा को समान समझिए। ठीक है, तो हर एक पेरेंट्स, हर एक मेल या फीमेल में, हर एक मेल या फीमेल में एक ही कंफ्यूजन रहता है कि क्या हमारी शादी के बाद, क्या हमारे घर में जो नन्हा मुन्ना खेलता हुआ बच्चा आएगा, क्या वो बॉय होगा यानी कि बेटा होगा, कि जो नन्हा मुन्ना खेलता हुआ बच्चा आएगा क्या वो बेटी होगी। हर एक मम्मी पापा का एक कंफ्यूजन रहता है दोस्त, हर एक मम्मी पापा का एक कंफ्यूजन रहता है, क्या आने वाला जो बेबी है क्या वो गर्ल होगी कि बॉय होगा। तो मेरे दोस्त कंफ्यूजन सबके अंदर रहता है और होना चाहिए, क्योंकि अपने हाथ में होता ही नहीं है। तो सबसे पहले इस निगेटिविटी को आप दूर करिए, चाहे जो भी हो। गलतियां इसमें किसी की भी नहीं होती हैं। अभी मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, डिटेल इसको समझना है आपको, लास्ट तक बस बने रहिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि जो निगेटिविटी है वो लोगों की दूर हो सके। ठीक है, तो आफ्टर मैरिज के बाद हर एक पेरेंट्स के अंदर सेक्स की क्रिया करने के बाद, सेक्सुअल इंटरकोर्स की क्रिया करने के बाद यही कंफ्यूजन रहता है कि क्या मेरा बेटा होगा कि मेरी बेटी होगी। ये सभी लोग सोचते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन होना जायज है दोस्त, क्योंकि ये अपने हाथ में होता नहीं है। लेकिन अगर अपने हाथ में नहीं होता है, ये जानते हुए भी अगर बेटी हो रही है तो तुम अपनी वाइफ को दोषी ठहराते हो, बेटा हो रहा है तो खुश होते हो, ये सब निगेटिविटी है। इस चीज को सबसे पहले हर एक पेरेंट से कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, इसे आप दूर करिए। अगर अपन हाथ में नहीं है तो इसमें अपनी वाइफ को कभी दोषी मत ठहराइए कि तेरे चलते ही मेरी 10 बेटियां हुई, 12 बेटियां हुई। अभी मैं सब समझाऊंगा, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा इस टॉपिक में। ठीक है, तो बॉय और गर्ल हुए, एक कंफ्यूजन रहता है। तो भाई इतना तो फिक्स है इन दोनों में से कोई होगा। अब इसके आगे ट्रांसजेंडर भी आते हैं, जो उसके बारे में भी नहीं, अगली वीडियो में इसका दे दूंगा। बट अभी बॉय और गर्ल के बारे में हमें समझना है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। ठीक है, तो आफ्टर मैरिज जो कंफ्यूजन रहता है वो कंफ्यूजन सबका दूर हुआ। ठीक है, ये कंफ्यूजन रहेगा तो रहना चाहिए, क्योंकि अपन हाथ में नहीं है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग इतना होने के बाद अब चलते हैं, देखते हैं अब देखते हैं आखिर में ये कैसे पता चलता है कि आने वाला जो पीढ़ी है उसमें क्या जन्म लेगा। पता तो तुम नहीं कर पाओगे दोस्त, बट गुणसूत्र से पता चल जाता है कि आने वाला कौन सा गुणसूत्र एक दूसरे से क्रॉस किए होंगे कि बेटा हुआ है कि बेटी हुई है। तो सबसे पहले दोस्त तुम्हें बता दें हम कि हमारा जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो क्रिया होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन, ध्यान देना, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन में होता क्या है, अब हम लोग समझेंगे अपने टॉपिक को। सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स का मतलब पूरी मानव जाति में, पूरी मानव में, यानी कि मेल हो या फिर फीमेल, ध्यान से समझना भाई, पूरे ह्यूमन बीइंग्स में, क्या पूरे ह्यूमन बीइंग्स में, पूरे ह्यूमन बीइंग्स में, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स क्या हो, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो
मेल हो, ध्यान देना, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? उसके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। 23 पेयर यानी कि कितने? 46। पेयर मतलब क्या होता है दोस्त? पेयर मतलब होता है जोड़ा, 23 जोड़ा, ठीक है, यानी कि 23 जोड़ा। यानी कि अगर तुम्हें समझाना है एक जोड़ा चप्पल कहे तो कितना होता है? 2। उसी तरह अगर एक जोड़ी गुणसूत्र कहे तो 2, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। यानी कि मानव में, यानी कि चाहे वो औरत हो चाहे वो मतलब चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके अंदर कितने गुणसूत्र होंगे? 43 गुणसूत्र। ध्यान देना, 43 गुणसूत्र। अगर इस चीज को और डिटेल में समझना है तो मैंने इस चीज को एक वीडियो और दे दी है इस टॉपिक पे पूरा एकदम बेहतर तरीके से कि गुणसूत्र होते क्या है, ठीक है, उसे भी आप लोग जाके चैनल में जरूर देख लीजिएगा। और प्लीज अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। समझना दोस्त इस चीज को, क्या होते हैं? 23 जोड़ी अर्थात यानी कि 46 गुणसूत्र टोटल होते हैं। चाहे वो हमारे मम्मी थे चाहे वो पापा, चाहे वो मम्मी थी चाहे वो पापा थे, मतलब मेल या फीमेल, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, 46 गुणसूत्र होते हैं दोनों में, ठीक है। अब 46 के बाद दोनों के अंदर 22 पेयर, 22 पेयर यानी कि 22 जोड़ी क्या होते हैं? दोनों में समान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों में 22 जोड़ी क्या होते हैं? दोनों में समान होते हैं। ध्यान से समझना, 22 जोड़ी क्या होते हैं? दोनों में समान होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों में 22 जोड़ी। 22 जोड़ी अर्थात यानी कि कितना दोस्त? 44 गुणसूत्र। टोटल होते 46 हैं, जिसमें से 44 कितने हो गए? समान हो गए। अब बचे 2। ध्यान देना, अब इसी 2 गुणसूत्र से ना पूरी कहानी पलट जाती है। इसी 2 गुणसूत्र से ना पूरा खेल हो जाता है, पूरी दुनिया बदल जाती है इसी 2 गुणसूत्र से। ध्यान देना, अब तुम पूछोगे कि सर 22 जोड़ी समान का मतलब क्या हुआ? तो अरे दोस्त, 2 हाथ तेरे भी होते हैं, 2 हाथ पुरुष के भी होंगे, 2 हाथ महिला के, 2 आंख पुरुष के, 2 आंख महिला के, मतलब जितनी समानताएं, समान होने का मतलब जो समानताएं, जो चीजें मेल और फीमेल में समान दिखती हैं, भाई तुम्हारे भी हाथ हैं उसके भी हाथ हैं, तुम्हारे भी आंख हैं उसके भी आंख हैं, तुम भी बोलते हो वो भी बोलती है, तुम्हारे भी दांत हैं उसके भी दांत, यानी कि ये सब जो चीजें हैं वो किसके कारण होती हैं? इस 22 जोड़ी समान के कारण, यानी कि जो मेल और फीमेल में समानताएं दिखती हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब बचे 2 गुणसूत्र, यानी कि कितने? फीमेल के भी 2 बचे और फीमेल के भी 2 बचे, 44 दोनों में समान हो गए, तो 2 इसके भी बचे और 2 मेल के भी बचे, ठीक है। 2 किसके बचे? दो किसके बचे? 2 मेल के बचे। ध्यान देना, 22 जोड़ी सब में समान है, 22 जोड़ी तो समान है, यानी कि 44 दोनों में समान है। अब बचे 2 गुणसूत्र। अब इन्हीं 2 गुणसूत्र को ध्यान देना, 2 गुणसूत्र इसमें 2 गुणसूत्र इसमें, ठीक है। अब इसको समझते हैं अच्छे से, ऊपर लिख के समझते हैं बढ़िया से, ठीक है। ध्यान देना, अब फीमेल में 2 थे असमान, असमान यानी कि इसको कहते हैं लिंग गुणसूत्र। असमान जो थे उसको क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र। यानी कि लिंग गुणसूत्र इसको क्या बोलते हैं दोस्त? लिंग गुणसूत्र इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही गुणसूत्र तय करता है कि आने वाली बेबी क्या जन्म लेगी, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र। यानी कि यही गुणसूत्र निर्धारित करता है कि आने वाला बेबी क्या जन्म लेगा, ठीक है। तो क्या हुआ? 2 इसके पास हुए और 2 इसके पास हुए। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फीमेल में उसको 2 गुणसूत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग यक्ष यक्ष का प्रयोग करते हैं और मेल में उसको प्रदर्शित करने के लिए यक्ष वाई का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। यक्ष वाई का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान देना, जब एक मेल और फीमेल एक साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्टिविटी करते हैं तो मेल और फीमेल के स्पर्म और ओवा एक साथ क्रॉस करेंगे, शुक्राणु और अंडाणु,
अब दोनों सेल्स हैं तो उसके अंदर न्यूक्लियस होगा ही, न्यूक्लियस है तो डीएनए होंगे, डीएनए होंगे तो पूरा उसका जो लक्षण होगा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में मतलब जाएगा। ठीक है, इसका रिप्रोडक्शन चैप्टर समझा दिया हूं, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तो उसी समय क्या होता है, जब गुणसूत्र एक दूसरे से मिलने के बाद जब उनका डिवीजन होता है, जब वो जाते हैं अगली पीढ़ी में, तो उस समय क्या होता है, जब ये क्या है, फीमेल है, तो जब फीमेल का, ध्यान देना, जब फीमेल का यक्स मेल के यक्स से मिल जाता है, ध्यान देना, जब फीमेल का यक्स मेल के यक्स से मिल जाता है तो यक्स यक्स बना, यक्स यक्स बना। और जब यक्स यक्स बनता है दोस्त, तो तुम जानते हो यक्स यक्स किसका होता है, गर्ल का। गर्ल यानी कि किसका, फीमेल का, यानी कि आने वाली पीढ़ी में क्या जन्म लेगी, फीमेल जन्म लेगी भाई। यानी कि यक्स इसका और यक्स इसका, जब यक्स यक्स दोनों के मिल गए, 44 तो समान होते हैं, जो दो असमान है यानी कि जो दो लिंग गुणसूत्र है उसी से पूरा खेला पलटेगा। अब ध्यान देना, अब जब इसका यक्स और इसका वाई मिलेगा तब यहाँ पे क्या बनेगा दोस्त, यक्स और वाई बनेगा। और जब यक्स वाई बनेगा तो तुमको पता है यक्स वाई किसका होता है, मेल का होता है। मेल यानी कि बेबी क्या जन्म लेगा, बॉय जन्म लेगा, और ये क्या होता है, मेल का होता है। अब यहां पे समझना दोस्त, चेंजिंग किसके कारण हुई, चेंजिंग जब वाई मिला तभी ना चेंज हुआ। यानी कि इस औरत के अंदर जो नेचर ने बना के भेजा है, यक्स यक्स बना के भेजा है। तो तुम खुद सोच दोस्त, तेरी वाइफ में कहां गलती है, गलती तो मैं तेरा भी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इसमें गलतियां किसी की नहीं होती, ये नेचर का है, तो गलती किसी की नहीं होती है। तो अगर तू अपनी वाइफ को देता है तो इसलिए मैं कहूंगा तू गलती वाइफ को ना दे, तू अपने दे, क्योंकि वो गलतियां वाली चीजें जो जहां से तू निकाल रहा है ना, वो गलतियां तेरे में है, क्योंकि वाई तो तेरे में है ना, चेंज तो वाई ही हो रहा है। ये तो किसी भी केस में जाएगी तो यक्स ही जाएगा, तो गलतियां वाइफ में कहां है, गलतियां तो तेरे में है। अगर तू देता है वाइफ को तब, नहीं तो गलती तेरे में भी नहीं है दोस्त, ये अपने हाथ में होता ही नहीं है, जो क्रोमोसोम जाएंगे वो बन जाएगा। ठीक, तो आने वाली पीढ़ी में यहाँ पे क्या जन्म लेगा दोस्त, यहाँ पे आने वाली पीढ़ी में एक हंसती खेलती हुई नन्ही मुन्नी गुड़िया, और यहाँ पे हंसता खेलता हुआ नन्हा मुन्ना बंदर जन्म लेगा। ठीक है, नन्हा मुन्ना बंदर जन्म लेगा। तो तुमको एक चीज बता दे दोस्त, इस चीज को जन्म लड़की होगी कि लड़का होगा, इसका कुल जिम्मेदार क्वेश्चंस में भी आते हैं कि कौन होता है, तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार वाई लिंग गुणसूत्र होता है, क्योंकि वाई लिंग गुणसूत्र ही निर्धारित कर रहा है कि आने वाली पीढ़ी में क्या जन्म लेगा। अगर वाई जाके मिल जा रहा है तो बॉय हो जा रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो लड़की ही हो रही है, गर्ल ही हो रही है। इसलिए दोस्त, हर एक समाज के, हर एक पेरेंट्स से, हर एक माता पिता से बस यही कहना चाहूंगा, इस चीज की निगेटिविटी को आप लोग दूर करिए और दूर कराइए भी, कि जिस भी घर में अगर लड़कियां बार बार होने से वाइफ को मारा जा रहा है, वाइफ को पीटा जा रहा है, वाइफ को बोला जा रहा है, तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, इन सभी चीजों की निगेटिविटी को आप क्या कीजिए, सबसे पहले दूर कराइए। इस सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि समाज में इस चीज को समझाएं, गलती वाइफ की कभी नहीं होती, इस चीज को समझाया जाए, इस निगेटिविटी को दूर कराया जाए, और सेक्स के एजुकेशन को बताया जाए, समझाया जाए, पढ़ाया जाए, कि जो बच्चे जन्म लेने के बाद अगर छोटे पर से थोड़ा सा उसका नॉलेज लेंगे तो बड़े होते होते उनके अंदर निगेटिविटी नहीं रहेगी, उनके अंदर बस यही रहेगा कि हमें पढ़ना है इस चीज को, ना कि करना है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हर एक पेरेंट्स से, हर एक गार्जियन से यही कहेंगे, बच्चों को नॉलेज दीजिए, थोड़ा बहुत किताब दीजिए, किताब से पढ़े बच्चा, क्योंकि अब इसी चीज को दूर करने के लिए कक्षा 8 से ही चालू हो गया है, क्लास 8 से नहीं 6 में भी थोड़ा बहुत टॉपिक आते हैं इसके, तो इस चीज को समझाया जाए, सिखाया जाए, कि बच्चे बड़े होते होते इस चीज को निगेटिव में ना लें। और पेरेंट्स आप भी, आप लोग पॉजिटिव में रहिए, सबको बताइए इसमें गलतियां किसी की नहीं होती हैं। ठीक है, गलती किसी की नहीं होती इसमें, बस वही है एक समाज की जो गंदी सोच है, निगेटिविटी सोच है, बस वही लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर से कहेंगे, कैसे हुआ पता चल गया आपको, गलतियां किसकी रहती हैं, किसी की नहीं होती। अगर पेरेंट्स में हस्बैंड गलती देता है तो गलती उसकी है भाई, वाइफ की कोई गलती नहीं है, और ऐसे गलती तो किसी का नहीं है, लेकिन अगर वाइफ को देता है तो गलती तेरे में है दोस्त, क्योंकि तेरा जो गुणसूत्र है वही खेल को पलट रहा है। तो इसलिए जाते जाते फिर कहेंगे, वाई लिंग गुणसूत्र ही क्या होता है,
एक बेबी को जन्म लेने के लिए जिम्मेदार होता है कि कौन सा बेबी जन्म लेगा। तो इस निगेटिविटी को आप दूर करिए, हर एक पेरेंट्स से, हर एक गार्जियन से कहेंगे, ठीक है। तो जाते जाते सभी लोगों से कहेंगे, निगेटिविटी को दूर कीजिए, समाज को सबको सुधारने की कोशिश कीजिए, सबके पास शेयर कीजिए कि सब लोग इस निगेटिविटी से बच सकें, समाज को सुधारिए। सबका कर्तव्य बनता है कि समाज में कोई हल्ला गुल्ला ना हो, इन सब चीजों से बचिए। तो जाते जाते फिर कहेंगे, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो फिर मंजिल एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मिलती एक दिन जरूर है। रास्ता सही है, मंजिल तय है और मेहनत सही दिशा में हो रहा है तो मंजिल एक दिन जरूर मिलती है दोस्त, बस घबराना नहीं। तो जाते जाते आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लास्ट तक बने रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो फिर से कहेंगे कि चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सबसे पहले सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, जाते जाते फिर से कह रहे हैं कि अगर किसी भी टॉपिक पे, ऐसे टॉपिक पे अगर वीडियो आपको पाना है, एक बार कमेंट में जरूर कीजिएगा कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, क्या ये सही है कि गलत है। उसकी वीडियो आपको जरूर मिलेगी। लेकिन हाँ, फिर से कह रहा हूं, नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो जाते जाते बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद कि आप लास्ट तक बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए वीडियो के साथ।